नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है ज्योग्राफी की, उसका अध्ययन करेंगे, संसाधन एवं विकास। यह वीडियो रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए उपयोगी है। चाहे राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। पहले क्या है, मैंने जो 6 से लेकर 8 तक की हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो वन लाइनर के रूप में करवाई थी, लेकिन यह बुक क्या है, इसकी प्रत्येक लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इसके जो सभी चैप्टर है उनका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। अब संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को क्या है, आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले क्या है, पदार्थों का नाम बताएं। अब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक क्या है, संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की क्या है, रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थानों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और क्या है, अपने आर्थिक विकास को गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब ये जो मानव है, पहले क्या करेगा, भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति, फिर ये संस्थाएं, ये प्रौद्योगिकी, ये इन सब से मिलकर क्या बनता है, संसाधन का निर्माण होता है। अब क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को क्या है, प्राकृतिक उपहार समझते हो कि जो हम संसाधन है, जो हमारे घरों में जो उपकरण वगैरह यूज होते हैं वो क्या है, प्राकृतिक है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं वो किसका परिणाम है, मानवीय क्रियाओं का। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से, कि उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, जैव और अजैव, यानी सजीव और निर्जीव। अब समाप्यता के आधार पर, यानी उनकी जो समाप्ति सीमा के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण। नवीकरण योग्य क्या आ गया, जैसे सूर्य के ताप से हो गया, जो जल हो गया, हवा हो गई, तो ये क्या है, नवीकरण हो गया। और अनवीकरण जैसे कोयला। अब स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत जैसे उद्योग धंधे होते हैं, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर क्या हो गए, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। अब संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। अब प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, नवीकरण योग्य। अब नवीकरण में कौन सा आएगा, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल। पीछे जब 2018 में रीट हुई थी तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है या नवीकरणीय है, और प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संसाधन है वो अनवीकरण योग्य नहीं है। तो अब नवीकरण योग्य में कौन सा आ गया, प्रवाह है जैसे पवन और जल। और जैव में कौन सा आ गया, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। अब अनवीकरणीय योग्य, पुनः चक्रणीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब मानवीय कौन कौन से आ गए, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी ये इसके क्या है, संसाधन के, यानी संसाधन कितने प्रकार के हो गए, प्राकृतिक भी हो गए और जो मानव ने बनाए हैं वो भी हो गए। अब संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैसे जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और क्या है, इनमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य
वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन आदि। अजैव संसाधन में कौन कौन से आते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टाने और धातुएं। चट्टाने और धातुएं क्या है? अजैव संसाधन है। अब समाप्यता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव। यानी अगर हम पौधे लगाएंगे तो क्या है, बाद में वो पेड़ बन जाएंगे। रोज क्या है, सूर्योदय उदय होगा तो सूर्योदय उदय होते ही हमें क्या है, जो सूर्य के प्रकाश से कौन सी ऊर्जा बनती है? सौर ऊर्जा। हवा चलेगी तो पवन ऊर्जा। जल कभी समाप्त नहीं होगा, अगर जल समाप्त होगा तो क्या है, धरती पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। अब खनिज और जीवाश्म किस प्रकार के संसाधन है? अनवीनीकरण, और इनमें जो क्या है, हजारों लाखों वर्ष में इनका निर्माण हुआ है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते। जैसे कोयला है, अगर उसको हमने जलाया, उसका उपयोग किया तो बाद में क्या, उसकी राख ही बन जाएगी और एक बार उपयोग करते ही क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते। तभी तो क्या है, इनको हमें स्वयं विवेक से इनका प्रयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो भी इनका उपयोग कर सके। अब स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत यानी जैसे मेरा खुद का कोई बिजनेस है तो मैं उसका क्या हो गया, खुद उसका मालिक यानी व्यक्तिगत। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को क्या है, लगान चुकाते हैं। अब जो खेत होता है उसमें जो पटवारी रखते हैं वो पटवारी क्या करता है, लगान वसूल करता है। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग क्या है, भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के क्या है, निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाओ कि हमारे पास कितनी जमीन जायदाद है, कितने प्लॉट वगैरह है, तो क्या उसकी सूची बनाओ। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक यानी जो गांव में चारागाह वगैरह हो गए तो वो क्या हो गए, सामुदायिक। ऐसे स्थान जिनका प्रयोग क्या है, पूरा समुदाय करता हो। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामी लात भूमि, उसमें कौन से आएंगे, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अब राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या है, राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अभिग्रहित कर सकती है। यानी जो पहले क्या है, अभी पीछे इधर राजस्थान में अपने कौन सी भारतमाला योजना निकली थी, तो उस समय क्या है, जमीनों का अधिकरण अभी किया गया था, तो काफी किसान धरने पर भी बैठे थे कि हमारे, क्योंकि वो शायद 4 लेन आई है भारतमाला योजना, तो काफी किसानों की पूरी जमीन उसके अंदर चली गई। लेकिन क्या है कि उन जमीनों के उनको जो बाजार की कीमत के अनुसार उनको सरकार क्या है, पैसे देती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें ये कहाँ है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास स्वामित्व वाले प्राधिकरणों को सरकार ने क्या है, भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। अब क्या है, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि। अब ये क्या है कि 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें
पाए जाने वाले संसाधन क्या है, राष्ट्र की संपदा है। अब जैसे ये भारत की तटीय रेखा है, नीचे की साइड में क्या है, भारत की जो तटीय रेखा है, इधर से गुजरात और ये ऐसे, तो यहाँ क्या है कि जो यहाँ तक का कितना यानी 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो किसकी संपदा है, भारत की संपदा है। इसको 12 समुद्री मील या 22.2 क्या है किलोमीटर तक, ये किसकी संपदा है, ये हमारे भारत की ये संपदा है। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ देखो कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। अब तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यानी जो 22 किलोमीटर का क्षेत्र था वहां तक क्या हो गया, वहां तक वो जिसकी तट रेखा है वो उसके संसाधन है, लेकिन जो तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर है, अगर वहां कोई संसाधन है तो वह किसी एक देश का नहीं है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना ही क्या है, जो संस्थाएं हैं उनकी सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब ये क्या है, इसमें एक क्लोज डाला हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर क्या है, हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद महासागर की तलहटी में जो भारत सरकार को क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, तो वहां किसका वो खनन कर सकती है, बॉक्साइट का, कोयले का, या किसका, मैग्नीज का। कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की क्या है आपको पहचान करनी है। इसमें क्रियात्मक कार्य कम ज्यादा है और फैक्ट क्या है, काफी कम है। विकास के स्तर के आधार पर, अब संभावी संसाधन, विकास के आधार पर यानी संभावना वाले संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के क्या है, पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में क्या है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु क्या है, इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाए। अब जो पवन ऊर्जा है उसकी विशेषकर संभावना कहाँ है, राजस्थान और गुजरात में, लेकिन क्या है अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उसका पूरी का उपयोग अच्छे से कर सके। अब विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी क्या है, संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी क्या है, पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों, अब जल में कितनी गैसें होती हैं, 2, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। संचित कोष यानी हमारे जो पास में क्या है, ऐसे भंडार है लेकिन ऐसी तकनीकी का प्रयोग नहीं किया कि ताकि हम उनका क्या है उपयोग कर सके। यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी क्या है, आरंभ नहीं हुआ, तभी तो क्या है ये संचित कोष है। इनका उपाय भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब नदियों के जल से क्या पैदा की जा सकती है, विद्युत। कैसे कि हम उनको बांध बना के क्या है, पानी ऊपर से जब गिराएंगे तो जनरेट करके क्या है, हमें लाइट पैदा कर सकते हैं परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में क्या है, जल वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग क्या है, भविष्य में किया जा सकता है। अब क्या है कि अपने आसपास के जो भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची बनाओ।
अब संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार क्या है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन किसकी देन है, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका क्या है, अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा होगी। अब क्या है कि जो संसाधन है उनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये मिलेंगे भी नहीं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का क्या हो रहा है, हाश हो रहा है, यानी वो नष्ट हो रही हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे क्या है, समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न व संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षेपण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। यानी अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो संसाधनों के अंधाधुंध से कौन कौन सी संकट पैदा हो गए, कौन से हो गए है कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो गई है, और ओजोन परत का जो छिद्र है वो भी क्या है, बढ़ रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब आगे तो ऐसे ही दे रखे है कि अगर कल्पना करो कि तेल संसाधन खत्म हो जाएंगे तो हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल संसाधन अब क्या है, तेल की कीमत काफी बढ़ गई है। अब तेल संसाधन खत्म हो गए तो क्या होगा, वापिस हमें जो घोड़ा गाड़ी थी या बैलगाड़ी या वरना उसका अन्य कोई विकल्प हमें ढूंढ के रखना होगा कि अगर तेल समाप्त हो गया तो जो आवागमन है वो सीएनजी गैस पे चलेगा या किस पे चलेगा। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए क्या है, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी पर का भविष्य क्या है, खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की क्या है, योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अभी पीछे क्या हुआ था कि राजस्थान में ऐसे कि 3-4 दिन लाइट का कट लगा था, क्या कोयला खत्म हो गया। कोयला क्या है, निजी हाथों में चला गया, तो जहां मर्जी जिनको ऊंचे दाम मिलेंगे वो तो वो कहाँ क्या है, वहीं कोयले को बेचेंगे। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो पवन ऊर्जा है, कौन सी, जो पवन ऊर्जा है वह कौन सा संसाधन है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब रियो डिजनेरिया पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब ये रियो डिजनेरिया कहाँ है, ये ब्राजील का एक शहर है। यहाँ क्या है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992, तो उसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, रियो डिजनेरिया ब्राजील में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डिजनेरिया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में क्या है, एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की क्या है, समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्या था कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने क्या है कि जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन कि पीछे क्या है, अप्रैल के महीने में तापमान कितना चला गया था, इतना 45 डिग्री का, इतना तो जून के महीने में नहीं जाता। तो क्या है, जो भूमि का है वो क्या है, तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि जो
सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को कौन से सम्मेलन में स्वीकृत किया था? तो किस में किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो 1992 में। अब एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा पत्र है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में क्या था? राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। उसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है, क्या है? जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार क्या है? विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। जो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना क्या है? स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इन जो प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका भी होगी, ग्राम पंचायत होगी, वो भी क्या है? अपना 21 एजेंडा तैयार करें। अब संसाधन का नियोजन, यानी हमें संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले क्या है? हम योजना बनाते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में के बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब राजस्थान में इतनी नदियां नहीं है और अन्य में इतनी नदियां हैं, तो हर संसाधन, राजस्थान में क्या है? खनिज भंडार की प्रचुर मात्रा में, और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ कोई खनिज नहीं निकलता, तो हर संसाधन में क्या है? यहाँ विविधता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है तो परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में क्या है? आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में क्या है? खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार। कोयला राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में काफी निकलता है, लेकिन क्या है? खनिज निकलते हैं, लेकिन कोयले के इतने उचित क्या है? भंडार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि उधर से क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा क्या है? संसाधनों की बहुत आयात है। अगर हमें पवन और सौर ऊर्जा का इसका पूरा का अगर अच्छे से उपयोग करना आ जाए, ऐसी तकनीक विकसित हो जाए, तो हमें क्या है? कभी जिंदगी में कोयले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की क्या है? प्रचुर अच्छी मात्रा में इनकी प्रचुरता है, लेकिन जल संसाधनों की कमी। अब राजस्थान में क्या है? जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का क्या है? धनी है। कौन सा? लद्दाख। परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है? आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में जो संसाधनों का नियोजन, ये काफी बड़ा चैप्टर है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में क्या है? संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, और इस कार्य में क्या है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। अब संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या है? समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अब जो संसाधनों का नियोजन के लिए कब से प्रयोग किया गया है? जो पंचवर्षीय योजनाएं पहले क्या थी? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या है? पंचवर्षीय का योजना बनाई जाती थी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। लेकिन पीछे क्या है? मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया
किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। अब ये जो पंचवर्षीय योजना पहले बनती थी, अब ये नहीं बनती। अब ज्ञात करो कि समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। यानी समुदाय यानी अब राजस्थान में क्या है, नरेगा का कार्य बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, लेकिन नरेगा का अगर अच्छे से इस कार्य का उपयोग किए जाए तो जगह जगह क्या है, तालाब वगैरह खोदे जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं, चारागाह विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी संसाधन उपलब्ध है, उससे से क्या है, हमारा विकास नहीं होगा, बल्कि क्या है, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की कमी होते हुए भी क्या है, आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हुए संसाधन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थितियां होने के कारण बताइए। अब जो राजस्थान है, राजस्थान में अच्छे खासे खनिज पदार्थ निकलते हैं, लेकिन इतना राजस्थान के आर्थिक रूप से संपन्न की श्रेणी में नहीं आता। अब महाराष्ट्र में इधर क्या है, इतने खनिज वगैरह नहीं है, तो भी वो क्या है, साधन संपन्न राज्य की श्रेणी में आता है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के क्या थे, आकर्षण के केंद्र थे। भारत क्या था, पहले अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। क्यों था? क्योंकि ये अंग्रेज क्या थे, व्यापार करने के लिए आए थे और बाद में यहाँ के शासक बन के बैठ गए थे। और ये जो क्या था, विदेशियों के लिए आकर्षक का केंद्र था, क्योंकि भारत का जो रोम के साथ विदेशी व्यापार चलता था, तो भारत से तो क्या थी, काली मिर्च रोम में जाती थी, और वहां का जो सोना है कहाँ आता था, भारत में आता था। तो एक पिल्ली नाम से इतिहासकार है, उन्होंने लिखा था कि दुनिया का जो सोना है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के क्या है, जो भारत नाम का यानी हिंदुस्तान नाम का जो दलदल है, वहां वो क्या है, समा जाता है। तो विदेशियों के लिए सदैव ही क्या है, भारत आकर्षण का केंद्र रहा है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना क्या है, आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थान परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। यानी सिर्फ हम साधन संपन्न कैसे नहीं बन सकते, हमारे पास संसाधन है, लेकिन इसमें क्या है, हमें जो मानव संसाधन इसका भी उपयोग करना है। अब संसाधनों का संरक्षण, ये नहीं कहे अभी हम सब का यूज कर ले तो आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी न बचे। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का क्या है, विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का क्या है, संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ क्या था, गांधी जी ने क्या कहा था कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। लेकिन क्या है कि भारत के पास अभी भी इतने संसाधन है कि हम अगर थोड़ा अच्छे से उपयोग करें तो सभी व्यक्तियों के वो काम आ सकता है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि नहीं हो सकती। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हाश के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की
शोषणात्मक प्रवृत्ति के जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा क्या थे, उत्पादन के क्या थे, पक्षधर थे। उन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या है, बड़े समुदाय के द्वारा उत्पादन करना है, न कि किसी व्यक्ति के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। तत्पश्चात 1974 में क्या है, सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक किसकी है, तो सुमेसर की। किसकी है ये बुक? है ऐसे नाम है, सुमेसर नाम है, तो ये इसकी बुक है। कौन सी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इन्होंने क्या है, जो गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा क्या है, वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार क्या है, योगदान दिया था। इस रिपोर्ट के क्या है, तत् पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी और जो संसाधन उनके संरक्षण की वकालत की गई थी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा क्या है, साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी कि आवर कॉमन फ्यूचर। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? रियो डिजनेरिया ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। किसके लिए? कि जो हम संसाधन है उनका क्या है, हमें संरक्षण करना है। अब भू संसाधन, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और जो विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और क्या है, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब भूमि का यानी जगह जगह क्या है, कल कारखाने लगे, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, और जो क्या है, अब देश की आबादी भी इतनी विस्तार इतना हो गया है कि रोज क्या है, नई नई कॉलोनियां बन रही है। तो जो भूमि का उपयोग क्या है, हमें सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% क्षेत्र मैदान। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत की कुल भूमि है उसमें कितने प्रतिशत मैदान है, तो मैदान कितना है, 43%। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक। मैदानों में ज्यादा क्या है, आबादी भी सर्वाधिक कहाँ होती है, मैदानों में। सबसे कम कहाँ होगी, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जो रेगिस्तान क्षेत्र है तो वहां क्या होगी, आबादी कम होगी। और उद्योग धंधे भी कहाँ है, जो समतल मैदान है वहीं पर स्थापित किए जाएंगे। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। मैदान कितना आ गया, 43। पर्वत कितने पे आ गए, 30। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। कौन? पर्वत। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कौन करते हैं? जो पर्वतों पे लोग क्या है, घूमने जाते हैं। जैसे शिमला हो गया, इधर देश के क्षेत्रफल के लगभग 27% हिस्सा क्या है, पठारी। 43% क्या आ गया, मैदान। 30% क्या आ गया, 30% आ गए पर्वत, और 27% पे क्या आ गया, पठार। इस क्षेत्र पठारों में क्या मिलता है, इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों की क्या है, अपार संचय कोष है। अब ये इन्होंने डायग्राम से भी समझाया है कि मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। अब मैदान कितना है, 43%, पर्वत कितने हैं, 30%, और पठार कितने हैं, टोटल 27। कितना हो गया ये, 100%। अब ये डायग्राम बना के दे रखा है कि प्रतिवेदित क्षेत्र 100%। अब ये 100% क्षेत्र में इसमें क्या दिया है कि जो 42%
26 ये क्या आ गया, इधर गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत आ गया। ये इधर अलग कृषि, बंजर व कृषि योग्य भूमि आ गई। ये कौन सी आ गई, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत। और ये क्या आ गए, स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह कितने परसेंट आ गए, 4.71%। अब इसमें कृषि योग्य भूमि और ये बंजर भूमि, ये वर्तमान प्रति और ये सारे इसमें दे रखे हैं। तो ये किसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इन्होंने दी थी 2017 में। अब उपयोग, अब भूमि का क्या क्या उपयोग है। अब भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है। अब वन कहाँ होंगे, भूमि पर। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जो अनुपलब्ध यानी जो बंजर भूमि है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। अब प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाहें, अन्य गोचर भूमि, ये क्या है, कृषि भूमि में नहीं आती। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती। जो बागीचे वगैरह बाग होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध बोए हुए क्षेत्र में शामिल नहीं होते। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वृक्षों की खेती न की जा सके, यानी जो 5 से अधिक जहां क्या है, पेड़ भी न हो, वो क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। अब प्रति भूमि, अब प्रति भूमि में कौन कौन से आती हैं कि वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई। कई बार क्या करते हैं कि भूमि का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भूमि को प्रति छोड़ देते हैं कि 1 साल के लिए क्या है, हम उसमें खेती नहीं करेंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से या 5 कृषि वर्ष में खेती न की गई हो, यानी कई बार जब बारिश नहीं होती रेगिस्तान में तो क्या है, वहां अकाल पड़ जाता है, तो 4-4, 5-5 साल भी क्या है, कृषि नहीं हो पाती। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति और परंपराएं क्या इत्यादि इसमें शामिल है। अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अब भारत का कुल क्षेत्र कितना है, 32,87,000 ऐसे समथिंग कुछ है, तो 32,8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसको क्या है, 93% भाग के भूभाग के आंकड़े उपलब्ध है। कितने प्रतिशत भाग के आंकड़े उपलब्ध है, 93%। क्यों, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में क्या है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब यानी जो भारत का इधर 7 सिस्टर का जो एरिया है उसमें सिर्फ असम को छोड़कर बाकी किसी का जो एक्यूरेट एरिया हमें नहीं पता है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम भूमि सम्मेलन जो रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था वो कब आयोजित किया गया था। उसके ऑप्शन है कि 1991, 1992, 1993 या 1994। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कौन से सन में किया गया था, यानी उनके क्या है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और जो चीन अधिकृत क्षेत्रों की क्या है, भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यानी जो भारत का भी काफी हिस्सा चीन के पास है और किसके पास है, पाकिस्तान के भी पास है, तो उसका भी उपयोग, उसका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अब भू उपयोग के 2 वर्त चित्रों, ये पीछे में ऐसे ये इनमें तुलना देने के लिए बता रखा है। अब आज के लिए इतना ही, फिर ये काफी बड़ा चैप्टर है तो कल हम इसका अध्ययन और करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।